हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं आप्रवासन और विदेशी विषयक विधेयक 2025 के बारे में, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी विधेयक को जब पहली बार संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रोड्यूस करना या फिर टेबल करना। यहाँ पर इसी कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि दिस बिल 2025 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी चूंकि इस विधेयक को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे पारित नहीं किया गया है। जब इसे लोकसभा से पारित कर दिया जाएगा तब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और वहां से पारित होने के बाद तब माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से इसे अधिनियमित किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी कई सारे दांवपेच चल रहे हैं, विपक्षी दलों के द्वारा भी इसके संदर्भ में कुछ अपनी बातें रखी जा रही हैं। क्या बातें रखी जा रही हैं, क्यों ये बातें रखी जा रही हैं, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही इस विधेयक को क्यों लाया गया है, इसके क्या क्या मायने हैं, इसमें क्या कुछ सजा के प्रावधान किए गए हैं और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं वो क्या कहते हैं, हम लोग इसके बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि राइट नाउ वर्तमान में जिस तरीके से आपको पता ही है कि होली का खास अवसर चल रहा है और इस खास मौके पर स्टडी IQ-IAS हिंदी टीम के द्वारा आपके लिए कुछ खास उपहार लाया गया है। और यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप GS की सिलेबस को कंप्लीट करें, तो आप इनमें से जो बैचेज हैं सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, इनमें से कोई भी एक बैच या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही बेहतर बैच है हमारे लिए, इसमें आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो फिर आप उसमें एडमिशन लीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप बहुत ही एफोर्डेबल फी में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है और इस लिहाज से आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हुए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि आगे आने वाले साल में आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा में अपीयर हो सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो निश्चित तौर पर ये जो बैचेज हैं आपके लिए बहुत अधिक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, बेहतर मार्गदर्शक की तरह आपका साथ निभा सकते हैं और इसके जरिए आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। हम लोग फिर से उस टॉपिक को देखते हैं। आप्रवास एवं विदेशी विषयक विधेयक 2025 के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 महत्वपूर्ण डायमेंशंस की चर्चा की है कि आखिर ये विधेयक क्यों लाया गया है, इसमें क्या बातें कही गई हैं और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सर जिस विधेयक के बारे में आप बात कर रहे हैं इसमें 2 शब्द हैं, एक है आप्रवास और दूसरा है विदेशी, है ना। आखिर ये है क्या? हमने प्रवासी तो सुना था, प्रवासी भारतीय तो सुना था, ये आप्रवासी क्या है? देखो, यहाँ पर बहुत ही सामान्य शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, सरल सहज शब्दों में आप समझिएगा कि जो व्यक्ति बाहर में जाकर के रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी हो सकते हैं, NRI भी हो सकते हैं, है कि नहीं। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम प्रवासी कह देते हैं। प्रवासी भारतीय हैं, वो अब हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, अब भारत में नहीं रहते हैं, वो दूसरी जगह पर रहते हैं और अब उनके पास में भारत की नागरिकता भी हर संभव नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं आप्रवासी की, इसका मतलब यह हुआ कि जो विदेशी दूसरे देश से हमारे यहाँ आकर के रह रहा है या फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से आया है, चिकित्सा करवाने के लिए आया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है या फिर किसी बिजनेस के पर्पज से यहाँ पर आया है, किसी भी पर्पज से यदि वो आया है तो फिर उसे विदेशी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस विदेशी में भारतीय मूल के लोग को भी शामिल किया जाता है, यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है वो भी यदि भारत में आएंगे तो उन्हें विदेशी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप्रवास का मतलब क्या हुआ? जो भी कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आ रहा है ना, हमारे यहाँ आ रहा है, तो हमारी नजरों में वो क्या हो गया? वो आप्रवासी हो गया, इमिग्रेंट कहलाएगा। जो हमारे यहाँ से किसी दूसरे देश में चला गया उसे क्या कहेंगे? माइग्रेंट कह देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये विधेयक क्यों लाया गया है। देखो, इस विधेयक के लाने के पीछे के पर्पस 2 हैं। पहला पर्पस तो ये है
कि लंबे समय से हमारे देश में कुछ ऐसे कानून कार्यरत हैं कि कुछ ऐसे कानूनों को बहुत अधिक तरजीह दिया जाता रहा है अभी तक, जो भारत की स्वतंत्रता से पहले बने थे। और ये जो कानून है, ये पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और साथ ही आप्रवासन वाहक उत्तरदायित्व अधिनियम 2000, इन 4 कानूनों के तौर पर जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से जो पहले 3 कानून हैं, जैसे कि 1920, 1939 और 1946, क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि आखिर ये जो कानून है ये किन परिस्थितियों में बने होंगे? उस समय तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता थी भारत में, ये तो ठीक बात है साहब, 1947 तक तो थी ही ना, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर 2 चीजें और ध्यान में रखिएगा कि एक तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता थी, और साथ ही जिस समय ये कानून बनाए जा रहे थे उस समय भारत में जहां एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध का दौर समाप्त हुआ था, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1920 में ये कानून बना। वहीं दूसरी तरफ 1939 में दूसरा जो विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ, तो 1939 में ये कानून बनाया गया, विदेशी पंजीकरण अधिनियम। और देन आफ्टर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और देन आफ्टर 1946 में फिर से एक कानून बनाया गया, विदेशी अधिनियम 1946। यानी कि उस समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाए गए। और आज की क्या परिस्थितियां हैं? आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आज परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हो चुकी हैं। तो क्या आज के हिसाब से हमें कानून को थोड़ा नए सिरे से नहीं अपनाना चाहिए? ये एक तर्क दिया जा रहा है। और साथ ही जो आप्रवासन वाहक उत्तरदायित्व अधिनियम 2000 है, इसे भी समाप्त करने की बातें की जा रही हैं, और इन सभी को एक साथ मर्ज करके या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इस नए विधेयक को लाने की बातें की गई है। ठीक है जी। वहीं जो दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये कि देखिए साहब, हम चाहते हैं कि विदेशियों का तो स्वागत है, वे अतिथि हैं, वे आए, हमारे यहाँ आए, हम उनको आने से मना नहीं करते हैं। भारत खुद वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, लेकिन हम इसके लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही जा रही है, और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप्रवासन प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा और बेहतर तरीके से हो, इस लिहाज से इस विधेयक को लाना और इसे अधिनियमित करना बहुत अधिक जरूरी हो गया है। ठीक है जी। तो आप इस पूरे मामले को समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों यह विधेयक लाया जा रहा है, इसमें क्यों इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि आखिर इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात इसमें यह कही गई है कि कुछ स्थितियों में विदेशी को प्रवेश या ठहरने से मनाही की जा सकती है। कौन सी स्थिति है भाई? इसमें जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, इसमें पहली बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यदि लगता है कि इसका प्रवेश सही नहीं है, उचित नहीं है, तब उसे मना किया जा सकता है। दूसरा है संप्रभुता, और तीसरा है अखंडता, भारत की अखंडता। इन तीनों के आधार पर यदि किसी भी विदेशी के कंटेक्स्ट में ऐसा लगता है कि इनके आने से दिक्कत हो सकती है, इन आधारों पर दिक्कत हो सकती है, तब फिर उनके प्रवेश और ठहरने से मनाही की जा सकती है। देन आफ्टर आगमन पर पंजीकरण जरूरी बताया गया है कि कोई भी यदि विदेशी भारत में आता है तो उसे जरूर पंजीकृत करवाना होगा। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कुछ खास स्थलों को आप्रवासी के बारे में सूचना भी देनी होगी। अब ये खास स्थल कौन कौन से हैं? जैसे कि जो अस्पताल हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो नर्सिंग होम है, इनके यहाँ पर कोई भी ऐसा विदेशी आता है, इनके यहाँ पर इलाज करा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है किसी शैक्षणिक संस्थान में, तो इन सभी संस्थानों को पहले से ही बता देना होगा। वहां पर जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटी है, यानी कि आप्रवासन प्राधिकारी है, उसको सूचना दे देनी होगी कि ये लोग इस समय में इस वजह से हमारे यहाँ पर आए हैं, ताकि पहले से जानकारी रहे। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर अब जो बात हो रही है कि आखिर क्या कुछ सजा के प्रावधान यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कई सारी सजा की स्थितियां अलग अलग स्तरों पर देखने को मिल रही हैं। जैसे कि पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना यदि कोई विदेशी यात्रा करता है तो फिर 5 साल तक की कैद की सजा है, या फिर 5 लाख तक के जुर्माने, या फिर दोनों की सजा उसको दी जा सकती है।
इसके अलावा यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि जाली दस्तावेज रख रहा है अपने पास में, तो उसके अगेंस्ट में 2 से 7 साल तक की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा की बात यहां पर की जा रही है। इसके अलावा ओवर स्टेइंग, यानी कि आपने जितने दिनों तक कहा था हम ठहरेंगे भारत में, उससे ज्यादा आप ठहर गए, या फिर आपने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर दिया, या फिर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध तरीके से आप घूम रहे हैं, इन सभी स्थितियों में 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात यहां पर की जा रही है। यानी कि एक तरफ पैसा भी आपको देना होगा और ऊपर से आपको जेल की सलाखों के अंदर, और साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा वैध दस्तावेज के बिना, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो कि किसी विदेशी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो फिर उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि वो जुर्माना नहीं देता है तो उसका जो भी कैरियर है, जो भी उसका ट्रांसपोर्ट है, वो उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर जो कैरियर है, जैसे कि कोई एयरलाइंस है या फिर कोई जहाज है जिसके माध्यम से विदेशियों को लाया गया है, तो ऐसे में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है किसी भी ऐसे विदेशी को, तो इन सभी की जवाबदेही होगी कि जल्दी से जल्दी उसको भारत से वापस भेज दे, जहां से वो आया था वहां वो जल्दी से जल्दी चला जाए, और इसकी जवाबदेही इनको उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारे पक्ष यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ जो एक एंगल निकलता है वो ये कि आखिर इसका क्या कुछ प्रभाव दिख सकता है। इसका एक जो नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है वो ये कि हो सकता है कि पर्यटन के स्तर पर जो सक्रियता है इसमें कमी आवे, और साथ ही जो भारत में बिजनेस को लेकर के एक सक्रियता की स्थिति देखी जाती है उसमें भी कुछ समय के लिए कमी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो विपक्ष के स्तर पर विरोध प्रकट किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए गहनता से, और तभी इस विधेयक पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, और इस विधेयक को यदि पारित कर दिया जाता है देन फिर इसे निश्चित तौर पर आगे राज्यसभा को भेजा जा सकता है, और देन वहां से भी पारित होने पर तब इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस विधेयक के कंटेक्स्ट में हमने जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में बातचीत कर ली है। आगे इससे जुड़े हुए जो भी ऐसे अपडेट्स आएंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए जीएस के पाठ्यक्रम को ज्वाइन करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 15 मार्च को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। वर्तमान में होली के खास मौके पर आप इनमें से किसी भी एक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ही एफोर्डेबल फी में इसमें आसानी से एडमिशन मिल सकता है। इस संपूर्ण बैच के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, और देन आफ्टर उसके माध्यम से इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।